अस्सलाम वालेकुम। शराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। और मौजू और मुद्दा वही जो 63A के हवाले से सदारती रेफरेंस है, उस पर बाबर अवान ने आज जो है वो अदालत में आर्गूमेंट तो दिए, लेकिन एक धमकी नुमा आर्गूमेंट भी दिया और साथ में ये भी कहा कि अगर अदालत उस तरह की तशरीह नहीं करती है जिस तरह की वो मांग रहे हैं, तो फिर सड़कें होंगी, लोटे होंगे और नारेबाजी होगी। अब इसका क्या मकसद था उनका कहने का, इस पर बात करेंगे। और आज जो है हमने एक मरतबा फिर देखा कि अदालत की तरफ से मुसलसल सवालात पूछे जा रहे हैं, और आज जो अज़हर सदीक एडवोकेट की तरफ से, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वकील हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो उनकी बुनियादी बात है, वो कहते हैं कि अदम एतमाद 63A एक्चुअली सेफ्टी वॉल्व है कि अदम एतमाद तहरीक हो ही नहीं सकती है। और उसमें उनका ये कहना है कि वोट जो है वो शुमार ही ना हो। अब ये वोट कैसे शुमार ना हो, अदालत ने बहुत सारे सवालात उनसे पूछे हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनसे ये कहा कि हमें ये बताएं कि आपने ये बात, आपकी ये नुक्ता तो आ गया सामने, लेकिन वो कौन सी ग्राउंड्स हों और सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा वो कौन सा इख्तियार है जिसकी बुनियाद पर वो ये करार दे कि अगर अदम एतमाद के अंदर कोई डिफेक्ट करता है तो उसका वोट शुमार कैसे ना हो। तो नासिर साहब, आज जो 13वीं समाअत थी, मैंने देखा कि 12 तो पहले हो गई थी, आज 13वीं समाअत है टोटल जब से ये शुरू हुआ है। बाबर अवान साहब की जो दलाइल थे, आज तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि जनाब, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार दे सकती है, तो फिर यहाँ पे आप ये क्यों फैसला नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने, जब जस्टिस मंदोखेल ने पूछा कि अदालत के पास क्या ये इख्तियार है कि वो सज़ा अपनी तरफ से कोई बढ़ा दे। क़य्यूम साहब, आज उन्होंने बेसिकली यही एक तरह का तंज़ ही था कि उन्होंने कहा कि आपने तो उनको 3 साल भी दिए थे, परवेज़ मुशर्रफ को, ज़फ़र अली शाह साहब के 2000 वाली जजमेंट में। हाँ, 1999 में जब मार्शल लॉ लगा था, मार्शल लॉ को जायज़ करार देखे साथ में। और आपने उनको ये भी कहा था कि आप इवन आइन में वो अमेंड भी कर सकते हैं, सिवाय फंडामेंटल राइट्स के अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आप इसमें क्यों नहीं कर सकते? फिर उन्होंने ये भी एक बात की थी कि आप ऐसे फैसले ही क्यों देते हैं जिसको आप खुद फॉलो नहीं कर सकते। तो लेकिन आज बाबर अवान साहब के 1-2 आर्गूमेंट्स बड़े मज़े के हैं। उन्होंने एक तो ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द लास्ट आर्बिट्रेटर, ठीक है? तो अगर आप नहीं होंगे तो फिर गलियां होंगी जिसमें मिर्ज़ा यार फिरे, कहते हैं ना, सुनी हो जाए गलियां तो मिर्ज़ा यार फिर होंगे, गलियां होंगी, सड़कें होंगे, लोटे होंगे। तो ये आप ख़ुद देख लें कि ये कैसा होगा। और फिर उन्होंने आज आखिर में एक और बात भी की जो बड़ी ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि आप यही कहते हैं ना कि लोग कौम की तरफ देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग कौम देख, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, तो हम भी आपकी तरफ देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर इंसाफ भी होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो उन्होंने बेसिकली यही कहा है। शुरू में बेसिकली बाबर अवान साहब ने ये कहा था कि जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है आर्टिकल 62 एंड 63, वो बेसिकली अगर आप प्रीएम्बल और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में और इस्लामिक इंजेक्शन में जाए ना, तो वो इस कौम की ज़रूरत है, वो लोगों को सर्व कर रही है। वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो एक जो है क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालिफ़िकेशन बताता है। एक MNA जब पार्लियामेंट में आए तो उसकी अगर ये क्वालिफ़िकेशन होगी तो वो एंटर होगा, और जब वो आ जाएगा तो फिर ये चीज़ें अगर वो करेगा तो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, और उसमें डिफेक्शन भी है। और वो ये कहना चाह रहे थे कि डिफेक्शन एक मकरूह फेल है जिसको पसंद नहीं किया जाता, और अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर तो कुछ भी हो जाएगा। मतलब कोई भी गवर्नमेंट को गिराना नहीं। वो नासिर साहब, आपको पता है कि इस तरह इस आर्गूमेंट के ऊपर जब पहले भी इस तरह के आर्गूमेंट हुए तो जस्टिस मंदोखेल ने कहा था कि तलाक भी तो एक मकरूह अमल है, लेकिन होती है और वो सारा कुछ है। लेकिन बाबर अवान साहब से जब अदालत ने ये पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या आप 62(1)(f) और 63A को मिला के आप इंटरप्रिटेशन करना चाह रहे हैं? तो वो कहते कि नहीं। हाँ। कहते मैं एनालॉजी जो है वो ले रहा हूँ 62(1)(f) से, लेकिन 63A एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है। हाँ। उससे तो फिर अगर इंडिपेंडेंट आर्टिकल है
तो उसमें तो वो जो है डिसीट होना ही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। एक और बात भी आज बड़ी ज़बरदस्त की है जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब ने और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये बार बार रिपीट भी किया। उनका ये कहना था कि आप कह रहे हैं कि 63A में आप लाइफ टाइम कर दें, लेकिन जो आर्टिकल 61G है वो 62(1) है वो तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। वो तो कहता है कि अगर आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर साजिश करते हैं या सुप्रीम कोर्ट को या आर्म फोर्सेस को रिडिक्यूल करते हैं या डिफेम करते हैं या आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं तो आप 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हैं। तो कहते हैं वो सबसे बड़ा फ़ेल है, वो 63A से भी बड़ा फ़ेल है, यानी कि मकरू फ़ेल कह लें, उसमें 5 साल है। और इधर आप डिमांड कर रहे हैं कि सारी ज़िंदगी। लेकिन बाबर इवान साहब का कहना यही था कि देखें जहाँ सुप्रीम कोर्ट जहाँ आइन ने बता दिया है कि यहाँ 5 साल की सज़ा है, वो 5 साल की सज़ा है। जहाँ ये नहीं बताया तो फिर वही समीउल्लाह बलोच वाली जो जजमेंट है, जो मेरे लिए, जो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मुसीबत में आ गई है समीउल्लाह बलोच वाली जजमेंट करके, क्योंकि वो हर जगह कोर्ट हो रहा है। वो समीउल्लाह बलोच में बेसिकली उन्होंने इस लाइफ टाइम ही कर दिया था, जिसमें नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब और भी बहुत सारे MNAs मतलब पार्लियामेंटेरियंस लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो गए थे। और वो एक गले की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि हर दफ़ा वो मैंने महसूस किया है कि जब भी वो साइट होता है तो जजेस अनईजी फील करते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैंने ये देखा कि वो अनईजी फील करते हैं। अच्छा, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, हम ये देखेंगे अजहर सदीक एडवोकेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से पेश हुए, तो आपकी उनसे कोई बात हुई कि वो इंस्ट्रक्शंस किससे ले रहे हैं? चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ले रहे हैं या चौधरी शुजात हुसैन साहब से ले रहे हैं? और उनका आर्गूमेंट जो है वो क्या था? देखें अजहर साहब, वो एक प्रिविलेज गुफ्तगू है, कल आएंगे वो प्रोग्राम में तो हम उनसे पूछेंगे कि इंस्ट्रक्शन कहाँ है, किसकी। ये वैसे अदालत से पूछना चाहिए कि आप चौधरी शुजात साहब से ले रहे हैं जिन्होंने डिफेक्शन करवाई, या परवेज़ इलाही साहब से ले रहे हैं जो डिफेक्शन के ख़िलाफ़ हैं। अब किसके साथ हैं, ये जज साहबान को पूछना चाहिए। वैसे आज जैसे जमाल मंदोखेल ने उनसे पूछा कि आपके अपने 2 मेंबरान ने डिफेक्शन की मुस्लिम लीग काफ की, तो वो आपने क्या उनके वाले से कोई एक्शन लिया? तो वो चुप हो गए, उन्होंने कोई बात ही नहीं की, दूसरी तरफ चले गए। आज अजहर सदीक जो काफ लीग के वकील हैं, उनका आते साथ उन्होंने कुरान शरीफ की, कुरान पाक की 2-3 आयात, सूरह बकरा, इमरान और ये उनका तर्जुमा बताया कि अहद के हवाले से कितना सख्त बात की गई है, अहद कितना इम्पोर्टेंस है इसकी, और फिर ओथ पे चले गए। तो वो मेरा ख्याल है कि बड़े अरसे उनको भी अंदाज़ा है कि मौजूदा चीफ जैसे उमर अताब बंदयाल जो हैं वो कि अमूमन जजमेंट में भी हमने देखा कि वो इस्लामिक जो गाइडलाइन होती हैं उन पे भी काफ़ी उनका होता है, वो उन पे रिलाय करते हैं। तो वो अजहर सदीक साहब जो हैं वो इसी वजह से इस पे कर रहे थे कि जी वो जो इस्लामी तालीमात से जो गाइडलाइन है उन से जी अपना केस बिल्डअप किया जाए। और फिर उन्होंने उनकी वो जजमेंट का हवाला दिया, वो बलोच कौन सी वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन समीउल्लाह बलोच की। हालांकि मैं तो हर दफ़ा ही कहूँगा कि वो कोई इतनी अच्छी जजमेंट नहीं है कि जिस पे हम कहें कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की जाए। वो याद है पहले भी जब ये हुआ था तो मुझे याद नहीं है, उनकी तरफ से हवाला दिया गया था, तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने भी काफ़ी उस हवाले से थोड़ी सी कि कोई बात की थी कि मैं मतलब ये नहीं, देखें मेरा ख्याल है कि जजमेंट जज जो हैं वो साथ साथ अपने आप को, उनको अगर व्यू समझते हैं तो चेंज करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि उनकी टेनोर में ही इसको रिविजिट होना चाहिए। नहीं, लेकिन वो 5 रुकनी बेंच ये वाला तो नहीं रिविजिट कर सकेगा, क्या ख्याल? हाँ, ये तो नहीं कर सकता, वो भी 5 रुकनी बेंच की जजमेंट, वो 5 रुकनी बेंच है, कर सकता है, लेकिन ये है कि अपना आथर जज बैठा हो और 5 रुकनी कर सकते हैं, कौन सा मसला है। प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन ये इसमें इस किस्म का बेंच होगा जिसमें मंसूर अली शाह, जैसे कादी फाइसा, ये लोग ये जजेस बैठे, तो मेरा ख्याल है कि ये रिविजिट की तरफ भी जाएगा मामला। अब वो उसमें जो जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुई तो बहुत चेंज है। लेकिन मैं कयूम साहब देख रहा हूँ गुज़िश्ता 10 साल में जितना सुप्रीम कोर्ट ने फोकस आर्टिकल 62-63 पे दिया है ना, मेरा ख्याल है इतना किसी पे भी नहीं दी। मेरा ख्याल है और तो सारे काम ख़त्म हो गए हैं।
ये नहीं कि भाई सुप्रीम कोर्ट खुद ही करती है, उनके पास आते हैं मैटर जिस तरह। लेकिन हसनात साहब, अब वो ठीक है कि हम वो उसको बात करते हैं कि हमारा एक मौक़िफ़ है कि पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए ही रिफ़ाइन होनी चाहिए चीज़ें, लेकिन ये लोगों की देखें ना, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ये एक्चुअली गवर्नेंस प्रोवाइड करते हैं मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए। अब अगर वो उनके ऊपर जो मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर फिल्ट्रेशन जो है वो अगर आपने तो नहीं, उन मुंतखब नुमाइंदों ने लगाई है, अदालत तो इंटरप्रेट कर रही है, वो बात ठीक है, लेकिन देखिए 62(1) ने ख़त्म कर दें आप। अब जज कयूम साहब, अब जजेस की सोच है। अब जिस तरह आज वो बात जैसे इजाज़ एहसन साहब ने की कि पाकिस्तान जैसी जमहूरियतों में ऐसा होता है कि कोई इलेक्शन हार जाए तो वेट करता है कि जी कैसे खोज में रहता है कि वो किस तरह उनके बंदे ख़रीदे। अब देखें, ख़रीदना मेरा ख्याल है जिससे इजाज़ुल एहसन साहब बेहतर है कि इस किस्म की स्वीपिंग स्टेट क्राफ्ट जो है उसका नुकसान वो इस तरह ना दें। आप देखें, इसका मतलब है कि जो लॉ मेकर हैं वो हर वक्त बिकने के लिए तैयार हैं यार। मतलब है ठीक है, आप इमरान खान साहब की कोई गलती नहीं है। और फिर वही बात है आसिफ जरदारी की कि क्या जो मेंगल बुकटी ये लोगों पैसों से ख़रीदे जा सकते हैं, जो बात है इनके अपने अपने ग्रीवेंस हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस में इन हाउस चेंज होते रहते हैं। इतनी सख्त स्टेटमेंट देना कि जी खरीदो फरोख्त, सेल एंड परचेज फ्यू पीपल की ये क्रिटेल होनी चाहिए, सेल एंड परचेज। उसका जवाब जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने दिया, उन्होंने कहा कि करप्शन का एक अलहदा मैकेनिज्म है, आप जाएं उस मैकेनिज्म को इन्वोक करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और 14 साल सजा है जब करप्शन में, नैब करप्शन में। तो अगर तो यही बात नासिर साहब, मतलब है कि अगर जैसे ये कहा जा रहा है कि एक ऑफेंसिव वो है कि भाई जनाब सियासतदान बिकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती है ये, लेकिन ये सियासतदान ही ऐसा तासुर दे रहे हैं। लेकिन अगर सियासतदानों की तरफ से अदालती फैसलों के वाले से कुछ कहना शुरू कर दिया गया तो फिर क्या होगा कि जी पैसे लेके फैसले देते हैं, फिर क्या होगा? एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, कोई ये कह देगी जी हर एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम जो है वो जजेस पैसों का इल्जाम लगा, सबसे ज़्यादा जजेस पे क्रिटिसिज्म होता है। मैं यही कहता हूँ कि सियासतदानों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देखिए, मैंने तो आपको याद होगा, लेकिन वो ठीक है आपकी बात, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है उन्होंने वैसे काफ़ी काउंटर किया था कि अगर आप कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है तो जो पार्टी हेड है उस पार्टी हेड को किसी ने रोका हुआ है कि वो करप्शन का और जो है वो सारा कुछ लेके और अदालत में उसके खिलाफ या नैब के अंदर जो है वो एविडेंस दे और फिर वहाँ पे उसको करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के अंदर डिस्क्वालीफाई भी होगा वो और उसको सज़ा भी मिलेगी और 5 साल के लिए नायल भी होगा, 14 साल की सज़ा भी है। जस्टिस मंदोखेल साहब ने सिर्फ ये नहीं कहा था, और भी बातें की थी। उन्होंने कहा था ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एमएनए पार्टी हेड के डिसीजन को मतलब उसको रिस्पेक्ट करे या वो उसके मतलब का हो, क्योंकि वो ये नहीं कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो डेवलपमेंट ही ना करवा रहा हो या कोई ऐसी डिसीजन ले रहा हो जो एज ए स्टेट नुकसान देगी। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को तो फ़ायदा उससे हो रहा हो लेकिन मुल्क को नुकसान दे रहा हो, तो ज़रूरी तो नहीं है कि मेंबर उसके साथ दें। तो उस सूरत में वो क्या करेगा? तो नासिर साहब, ये जो आर्गूमेंट है कि जनाब 40-50 लोग, आज भी अज़हर सदीक साहब ने ये आर्गूमेंट दिया कि जी कोई भी बाहर से आए 40-50 लोगों को ख़रीदे और ख़रीद के जो ना हुकूमत चेंज कर दे, ये 40-50 खरीदने की क्या ज़रूरत है? वो एक पार्टी हेड नहीं बिक सकता। देखिए कयूम साहब, बात दरअसल यही है कि ये बाय डिज़ाइन और ये डेलिबरेट है कि पार्लियामेंटेरियंस को लोगों की नज़रों में गिराया जाए। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, क्योंकि जब आप पार्लियामेंटेरियंस को गालियाँ दे रहे होते हैं या पॉलिटिशियंस को गालियाँ दे रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें छुप रही होती हैं, आपकी तवज्जो उस साइड पे होती ही नहीं है। पार्लियामेंट एक बहुत ही मजबूत और बहुत पावरफुल इदारा है, पाकिस्तान का सबसे मजबूत, अगर आप उसको समझें तो सबसे मजबूत इदारा ही पार्लियामेंट है और वही कौम की जो है ना तकदीर को बदल सकता है और उनके बारे में फ़ैसले करता है। लेकिन जब आप उनको गंदा कर देंगे, लोगों की नज़रों में उनको आप बेतौकीर करेंगे तो फिर ना उनकी हिम्मत होगी। तो यहाँ तो पार्लियामेंटेरियन को कर रहा है, इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वैसे हसनात साहब, बात ये है कि ये हर बंदा आके जो है ना वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात करता है, हर बंदा आके फलानी बात करता है। अदालत पूछती नहीं है कि भाई जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो पहले ला के कुछ सबूत तो दो। ये पूछा नहीं जाता। और हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर उधर से भी रिमार्क्स और इधर से भी रिमार्क्स। आज जो वर्ड थे ना, मैं बड़ा कि सेल एंड परचेज ऑफ सम पीपल शुड बी कर्टेल्ड, ये आज की जिस था जो जिससे साहब सेल एंड परचेज। देखें, अब यहाँ मैं ज़्यादा बातें नहीं, डिजोरो पावर चीफ जस्टिस के पास, अगर मुल्क का चीफ जस्टिस माजी में फ़ौज ने क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट जजेस को साथ मिला के, वो आज कहा ना बाबर रहमान साहब ने, उन्होंने आईना दिखाया, उन्होंने कहा 3 साल आपने मुशर्रफ को दिए और कहा कि आइन भी तरमीम करें अपने एजेंडा से करने। आपसे ज़्यादा फिर वहाँ
चुप हो गए। देखें सियासतदानों ने भी, लेकिन मंदुखेल साहब ने कहा था कि हम, आपका क्या मतलब है कि हम सबक सीख रहे हैं ना? सर वही मैं कह रहा हूँ, फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है ना। मैं ये कह रहा हूँ डिफेक्शन जो है आप उसको ममनुआ इतना ये नहीं कर रहे हैं, उसकी और साइड नहीं देख रहे हैं, पार्टी हेड की देख रहे हैं, और उस पार्टी के लिए कर रहे हैं जिस पार्टी ने जमहूरियत के लिए खिदमत क्या की। उसने जितना लेजिटिमाइज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किए हैं, सिविल लिबर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया, मुल्क में धज्जियाँ बिखेरी पूरी जमहूरियत की पूरी असास की सारी, उसको आप कह रहे हैं कि जी वो पार्टी हेड जो उसकी जो डेमोक्रेटिक सोच ही नहीं, उसके साथ लोग खड़े रहे। मेरा ख्याल है ये भी तो देखना नासिर साहब, यही बात वैसे है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को भी तो सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था ना, और वो सादिक और अमीन जो हैं वो उसके बाद वो आपकी मीडिया पे भी पाबंदियां लगा रहे हैं, वो आपकी सिविल लिबर्टीज़ भी जो है वो कर्टेल कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन कयूम साहब अनफॉर्चुनेट बात ये है, आपको याद होगा हसना साहब, और अब वो अदलिया को भी कह रहे हैं कि अदालतें क्यों खुली अदालतें। लेकिन देखें हसना कयूम साहब, आपको याद होगा कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे तो उनके सामने ख्वाजा आसिफ साहब आया करते थे और ये कहा करते थे कि जो है पार्लियामेंट डिसफंक्शनल हो गई है, और वो करप्शन के केसेस और पता नहीं क्या क्या लेके आया करते थे। देखें आप इनकरेज कर भी रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें जब आप पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में लेके आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ तो करना है। गलत डिसीजन है या नहीं है, तारीख़ में उसको अच्छी नज़रों से देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, लेकिन आप एक दरवाज़ा खटखटाएंगे दरवाज़ा खुलेगा। तो आप पार्लियामेंटेरियंस को भी चाहिए कि प्लीज़ डिवाइडेड ना रहें और इस कौम के लिए फोकस रखें अपने आप को। और ये बात वैसे आपकी ठीक है कि लाडले एक साहब थे, अब वो लाडले नहीं रहे, उनको उससे प्रॉब्लम हो रही है। नहीं रहे कि मुल्क उन्होंने सबवर्जन शुरू कर दी ना, सीधी बात है एलिजिडली। ये तो देखें मैं तो उसको सबवर्जन ही कहूँगा कि 2 मिनट में असेंबली। वैसे अभी तो वो जो लॉन्ग जजमेंट आने वाली है उसके अंदर क्या कुछ होता है, आपके ख्याल में क्या कुछ होगा? वैसे आप आपस की बात देखें जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, मैं मतलब उनका ये है कि वो सियासतदानों की रिस्पेक्ट की बात तो करते हैं, और उन्होंने हमेशा की कि जी सियासतदानों को हमें रिस्पेक्ट देनी होगी। देखिए इमरान खान साहब की जो फॉलोइंग है ना, वो लोग हैं जो कहते हैं कि सियासी करप्ट हैं। सिवाय इमरान खान के मुल्क सारा जो इमरान के साथ है, उनकी सोच है। मैं ये कह रहा हूँ कि स्पीकर रूलिंग के अंदर आप क्या देखते हैं कि डिटेल जजमेंट के अंदर क्या होगा? साहब यही अदालतों से आवाज़ें आएंगी कि सिर्फ सेल एंड परचेज का जो आज वर्ड यूज़ हुआ है, तो माजरत के साथ फिर आप मुल्क की जमहूरियत के साथ ठीक नहीं कर रहे। बहुत सी मसाइल हैं, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ सियासतदानों में करप्शन नहीं है, क्या दूसरे फैक्टर्स में नहीं है। आप भी 140वें रैंक पे आ गए हैं, और भी जो कुछ हुआ जजमेंट के हवाले से भी ये हुई है। और जो आप कह रहे हैं डिटेल जजमेंट में आनी है, मेरा ख्याल है कि जजमेंट जो है अगर जस्टिस काजी फैसा की देखें, वहाँ भी तो अफसर क्लास थी 209 में, तो वहाँ सबको खुश करने की बात की गई। मेरा ख्याल है कि ये जस्टिस उमर अता बंदयाल की मेरा ख्याल लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट होगी, और उनको ऐसी जजमेंट देनी चाहिए जिसमें जमहूरियत बचे, और कोई ऐसा स्पीकर कोई ऐसा ना है कि जो पूरे जो है ना पार्लियामेंट को ड्रिल कर दे। नासिर साहब, आप समझते हैं कि जो जैसे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आई थी, उसके 3 नवंबर के इक़दामात को गैर आइनी करार दिया था, वो भी आइन को हेल्ड इन अबेंस करने की कोशिश थी ना। यहाँ पे तो बाकायदा करीब जाते जाते बच गए, पता नहीं बचे हैं कि नहीं बचे हैं, वो तो देखने वाली बात होगी। तो आप समझते हैं कि उस लॉन्ग जजमेंट के अंदर कोई सख्त किस्म की ऐसी बात आएगी और उस बात की बुनियाद बने वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किसी और मज़ीद एक्शन की, या जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की कोशिश की? मैं तो एक्सपेक्ट करूँ कि एग्जाम्पलरी जजमेंट आनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो सैम्पल जो है ना, या फ्लैग्रेंट वायलेशन का रास्ता रुकना चाहिए हर सिर्फ पॉलिटिशियन से नहीं, हर सेक्शन से, कि कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ नहीं लगाना। उसके लिए ज़रूरी है। देखें एक बात जहन में आपको याद होगी कि ये जो जजमेंट है ये, इसमें आर्टिकल 69 की बार को उन्होंने अबूर करके गई है। तो जब आपने अबूर कर लिया और आर्टिकल 95 की वायलेशन को देखा है कि ये हो रही थी, तो इसका मतलब है कि आपको कोई ऐसी जजमेंट देनी पड़ेगी या देनी चाहिए कि अगला बंदा रुके डरे, और उसके लिए कोई सज़ा डिटरेंस के लिए सज़ा होनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगी, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि डिटरेंस को क्रिएट करना पड़ेगा, जो मजबूरी है। तो अब जो सूरत हाल बनी हुई है, सदर और गवर्नर जिस तरह से आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो अब ये देखें, वो भी आइनी ओहदेदार होते हुए अपनी आइनी उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जो इमरान साहब कहते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुली,
उसका जवाब ही मेरा ख्याल है डिटेल जजमेंट में दे देना चाहिए कि क्यों अदालतें खुली और क्या आप करना चाह रहे थे और क्या आपने किया है जिसकी वजह से ये हो गया कि आप कौन सा माहौल क्रिएट करना चाह रहे थे कि मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाह रहे थे। और ये इस तरीके से मेरा ख्याल है कि ये चीज़ों का अहाता होगा। और अभी जो हो रहा है पंजाब में, क्या हो रहा है पंजाब, तकरीबन आप देखें वहाँ हुकूमत है ही नहीं 1.5 महीने से, डिसफंक्शनल है और सारे डरे हुए हैं। मतलब प्रेशर में इमरान खान ने रखा हुआ है सबको। और जो फेडरल गवर्नमेंट भी डिसफंक्शनल ही है ना, वो प्रेसिडेंट को कुछ काम करने के लिए कहते हैं वो करता ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि हालात ये हैं, इस मौजूदा हुकूमत ने भी चीज़ें कुछ मतलब ये है कि यहाँ इनके भी मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन देखें यही मैं कह रहा हूँ कि अदालत को जो है वो काम करना चाहिए जिससे मुल्क में जमहूरियत बचे और जमहूरियत लोगों को कम से कम हो कि पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत। अब प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब की पार्टी और इमरान खान साहब कॉन्स्टिट्यूशन को अहमियत देते हैं या नहीं, ये चीज़ आपके सामने। बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आएगी, लॉन्ग जजमेंट स्पीकर रूलिंग के हवाले से अदम एतमाद तहरीक को जिस तरह से फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की गई और उसके बाद जो गैर कानूनी इक़दामात हुए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ज़रूर कोई ना कोई डेटरेंस जो है वो ज़रूर क्रिएट करेगी।